फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला जो विषय है, देखो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इशू पेंडिंग हैं, समझे। तो हम लोग जो इस क्लास में चर्चा करेंगे 3 ऐसा इम्पॉर्टेंट इशू जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला सुनाएगा और अभी तक सुनाया नहीं है। जैसे अभी जस्ट हम देखे हैं, कल ही एक बहुत बड़ा फैसला आया है आर्टिकल 370 को लेके, करेक्ट, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीका सही है, बस जल्दी से जल्दी लोकतंत्र को बहाल करिए कश्मीर में। और उस पर आश्वासन देते हुए हमारे जो MHA हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बहुत जल्दी बहाल कर देंगे। और मोदी जी ने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है जो अभी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, समझ गए ना। तो 3 इम्पॉर्टेंट, क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, तो वो भी समझिए बहुत लंबा समय से पेंडिंग है ये। दूसरा विषय कौन सा लेने वाले हैं, आखिर ये बहुत सारा राज्य है जैसे बिहार हो गया स्पेशली, ये इतना पीछे क्यों चला गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ऐसे बहुत सारे राज्य एक समय बहुत पीछे थे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी बहुत कम था, याद है तुम लोग को? हाँ, पढ़े थे, कभी एनालिसिस किए थे। और अभी देखो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी है, नॉर्थ ईस्ट का जो लिटरेसी है, बहुत आगे निकल गया ये राज्य सब। आखिर हमारा राज्य क्यों पीछे निकला, पीछे रह गया? तो ये बिल्कुल इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे उस समय, समझिए। एंड तीसरा देखो एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में सडन कोई आप बैन कर दिए, तो बासमती चावल, नॉन बासमती चावल, हमारा जो राइस जो है लगभग 30 से 35% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड को राइस। और अचानक देखो अभी हुआ ना, नॉन बासमती चावल अचानक रोक दिया गया कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा। अभी रिसेंट टाइम में नासिक डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत बड़ा वो हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। नासिक नोन फॉर ओनियन प्रोडक्शन, अब ओनियन प्रोडक्शन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब प्रोडक्शन पे नहीं, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो ये जो अनसर्टेनिटी है पॉलिसी में, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे इससे। इसलिए बहुत ही प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होना चाहिए एग्रीकल्चर को लेके, समझ गए ना। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रियल एस्टिमेट में प्रॉब्लम आना। याद करो कुछ महीना पहले एक सरकार से आया था, कमेंट आया था कि 112-113 मिलियन टन व्हीट होगा, मगर जब मार्केट में देखे तो 102 या 103 मिलियन टन था। तो ये 10 मिलियन टन का जो डिफरेंस आया, इसका मतलब असेसमेंट ठीक नहीं है। तो यदि असेसमेंट ठीक नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कि आपका अनाज कितना प्रोडक्शन होने वाला है, तो फिर पॉलिसी भी ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी कि रियल एस्टिमेट करना प्रोडक्शन का, आपके क्रॉप्स का, यदि आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके वजह से क्या हो सकता है, आपके पॉलिसी में अनसर्टेनिटी आ सकते हैं। यदि पॉलिसी में अनसर्टेनिटी आया तो फार्मर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, ये समझ गए ना। ये तीसरा विषय रहेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 439 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 16 सितंबर को आया था। हालांकि पुराना न्यूज़ है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जान रहे हो अभी चल रहा है मुद्दा। तो ये जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अभी रिसेंट टाइम में हम लोग बहुत बात की, चर्चा की है। याद करो पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया गया था। आर्टिकल 2 आर्टिकल के बारे में तुम लोग को याद दिलाया गया था, आर्टिकल 145 और आर्टिकल 143, करेक्ट। हाँ, उससे पहले बहुत सारा आर्टिकल के बारे में चर्चा किए थे। आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 क्या है? आर्टिकल 130 में कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहाँ पे होगा, अभी दिल्ली में है ना। दिल्ली छोड़ के दूसरी जगह पे भी हो सकता है। फॉर डैट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 130 में लिखा गया है। आर्टिकल 136 क्या है? स्पेशल लीव पिटिशन। किसी भी आप जुरिस्डिक्शन को, जैसे अपेलेट, जैसे मान लो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 136 वही आता है। कोई किसी ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने फैसला सुनाया या ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया, तो वो आप चैलेंज कर सकते हो
अंडर योर स्पेशल लीव पिटिशन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाएगा उसको। यहाँ विषय क्या है हमारा, आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 में ये कहा गया है कि कोई भी मैटर हो जो संविधान से रिलेटेड हो और संविधान को इंटरप्रेट करने का बात हो, तो उसके लिए कम से कम कितने जज का बेंच बनना चाहिए, 5 जज का। और तुम लोग जानते हो केशवानंद भारती केस 1973, 13 जज का बेंच बैठा था वो, 13 जज का, और हमेशा ऑड नंबर में होता है, ठीक है ना। हाँ, जहाँ तक सवाल है आर्टिकल 143 का, तो आर्टिकल 143 में क्या है कि प्रेसिडेंट को यदि लगे कि सुप्रीम कोर्ट का ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस का ज़रूरत है किसी भी इशू को लेके, तो उस समय कोई भी चीज़ यदि रिफ़र करता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को, तो कम से कम 5 जज का वो बेंच बनना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट योर आर्टिकल 143। समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये चीज़। हाँ, आगे देखो। और हाँ, जानते हो डिविजनल बेंच भी होता है, करेक्ट, हाँ, 2 जज का। अब यहाँ पे हम लोग 3 मैटर देखेंगे, 3 ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से पड़ा हुआ है। 2 मैटर पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत रिसेंट टाइम में आ ही जाएगा। एक तो आ चुका है आर्टिकल 370 को लेके, और अभी जस्ट देखोगे 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ता के अंदर देखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ कमेंट आने वाला है। तो 2 तो चलो सुलझ जाएगा, तो वो जैसे ही आएगा वो हम लोग एडिटोरियल्स में देख लेंगे। ये जो 3 मुद्दा है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। बढ़िया सुनो स्टूडेंट, पॉलिटी का पढ़ रहे हो तुम लोग, थोड़ा ध्यान से सुनो। तो ये 3 मुद्दा है क्या, एक तुम्हारा आसाम अकॉर्ड से रिलेटेड है। याद करो आसाम में क्या हुआ था। आसाम अकॉर्ड कब हुआ था, राजीव गांधी के टाइम हुआ था, 1985 में हुआ था। अब वहाँ का क्या हुआ कि जब इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो पता चला कि अचानक लोग वोटर्स बहुत बढ़ गए, तो इस चीज़ को लेकर दंगा फसाद हो गया आसाम में, समझे। बहुत मारकाट हुआ, बहुत सारा लॉस, प्रीशियस लॉस बर्बाद हुआ, मतलब बहुत सारे जान माल का हानि हुआ है। ये 1970s के अंतिम में चला और लंबा गया है, 7-8 साल लगभग वायलेंट रहा है। और सब लोग वही शक जता रहे थे कि जितने भी बांग्लादेश के लोग सब हैं वो लोग बांग्लादेश से भाग के वहाँ पे शरण ले लिए आसाम में, इसलिए वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। बाद में राजीव गांधी को आना पड़ा और आसाम अकॉर्ड करना पड़ा। जब आसाम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो उसके बेसिस पे जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है वहाँ पे एक क्लॉज जोड़ा गया। तो ये सबसे बड़ा दलील है, क्या ऐसा संभव है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपका 1955 वाला, वो बहुत बार अमेंड किया गया ना उसको स्टूडेंट, जो रियल है। देखो सुनो बच्चे लोग, इधर ध्यान दो यार, सिटीजनशिप चैप्टर यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान दो। सिटीजनशिप चैप्टर किए हो, सिटीजनशिप में क्या बोला गया है कि शुरुआत में संविधान लिखा था ना, संविधान में लिखा गया है कि कौन कौन लोग सिटीजन होंगे। अब बाद में पूरा पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड इन फ्यूचर। तो पार्लियामेंट ने डिसाइड भी किया है बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, अलग अलग प्रोसेस से सिटीजनशिप मिल सकता है, आपको मिल सकता है ना जी। तो इस कड़ी में इसलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना, उसको बहुत बार अमेंड किया गया है। तो जब आसाम अकॉर्ड हुआ 1985 में, आसाम अकॉर्ड का मतलब ही है कि ठीक है आसामीज लोग को मिलेगा। अब प्लस जो बांग्लादेश से आए फलना कट ऑफ डेट में, एक डेट है, कट ऑफ डेट है, इस डेट में यदि आए तो उसको ठीक है रहने दीजिए वहाँ पे, और यदि इस डेट के बाद आए तो इलीगल माइग्रेंट्स हो गया, उसको भगाइए, ठीक है। मगर जो कट ऑफ डेट था उस चीज़ को लेकर गुस्सा है आसामीज लोग को कि कट ऑफ डेट गलत है 1971। यदि कट ऑफ डेट लगाना है तो 1951 लगाइए, बात समझे ना। तो कट ऑफ डेट इसमें 1971 था, इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये लंबित है। और जानते दूसरी बात है कि जो कहा आया है, कहा तो अभी लागू भी नहीं हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें बोला गया था ना कि जितने भी बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और म्यांमार से जो हिंदू या बाकी रिलीजन मुस्लिम छोड़ के जो भी आया है उसको मिल जाएगा यदि 5 साल वो स्टे किए है तो। मगर लागू तो नहीं हुआ, का जान रहे हो ना ये विषय। हाँ, रिसेंट टाइम में ही पढ़ाए हैं तुम लोग को। देखो बच्चा लोग यहाँ पे समझो ये मुद्दा क्या है। तो पहला मुद्दा यही है, देखो केस क्या है कि जो सेक्शन CA है, 6A जो है सेक्शन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट में 1955 में, उसी को लोग चैलेंज है कि ऐसे कैसे डाल सकते हो। जब आसाम अकॉर्ड किए तो एक पर्टिकुलर सेक्शन कैसे आप पूरा नेशनल लॉ में डाल सकते हो। आसाम को लेके एक पर्टिकुलर सेक्शन कैसे आप नेशनल लॉ में डाल सकते हो। सवाल ये है, यदि आप आसाम को लेके जोड़ रहे हो तो पूरा इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो।
अब 6A कैसे डाल सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट में, बात समझे। और ये इसलिए डाला गया था कि जो आसाम अकॉर्ड हुआ था उस समय इंडियन गवर्नमेंट्स और जो आसाम मूवमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव जो विद्यार्थी लोग थे उसके बीच में हुआ था। 6A में यही बात किया गया है कि आसाम अकॉर्ड में जिसको जिसको सिटीजनशिप मिलेगा उसको पूरा नेशनल लेवल पे भी इसको सिटीजनशिप मिलेगा। अब इसमें देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो भी पीपल आए आसाम में, समझे, आफ्टर 1 जनवरी 1966 और मार्च 25 और 1971 से पहले, समझे, 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आए लोग, सबको नागरिकता मिल जाना चाहिए। हाँ, कोई आदमी 1971 के बाद आया है, बात समझो अच्छे से, और 1985 तक आया है तो उसको भी मिलेगा नागरिकता, बट वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, अभी 10 साल बाद उसको मिलेगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पे इट स्टिपुलेट दैट पीपल हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 1966 बट बिफोर मार्च 25, 1971 फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेरिटरी लाइक बांग्लादेश, ठीक है, हाँ, and are residents in Assam since then will be able to register themselves as a citizen of India। ठीक है, ये था ये बात। मगर जो पिटिशनर है, पिटिशनर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ा वो चैलेंज इस बात को लेकर कर रहा है कि जो कट ऑफ डेट है वो गलत है। यदि कट ऑफ डेट ऐसा हो तो बहुत सारे लोग जो इलीगल लोग आए थे वो रह जाएंगे वहाँ पे। कट ऑफ डेट देना ही था तो 1951 का देना चाहिए था एज पर द पिटिशनर, समझ गए ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, द पिटिशनर चैलेंज सेक्शन 6A ऑन द ग्राउंड दैट it discriminates against other Indian citizens by permitting different cut-off dates for regularizing illegal migrants entering Assam and the rest of the country. It also sought the court intervention in directing the concerned authority to update the NRC। NRC को लेकर अपडेट था ना जी, हुआ था, इसमें बहुत बवाल मचा था। और ये बोला गया था कि 1951 के नेशनल सेंसस के हिसाब से होना चाहिए, ना बल्कि तुम्हारा मार्च 25, 1971 से पहले कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ क्या होना चाहिए, 1951 का होना चाहिए। देखो बांग्लादेश, जब बांग्लादेश जाने हो ना कंट्री बना है 1971 में, तो बहुत सारे लोग भाग गए थे, तो सबको एडजस्ट करने का प्रयास किया था। हाँ, जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाएगा इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गवर्नमेंट के फेवर में ही सुनाएगा। यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है 1951 ही होगा और 71 नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए जो लग रहा है हम लोग को, या फिर जो इसको समझते हैं ठीक से, तो ये लोग का मानना यही है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गवर्नमेंट का साइड ही ले और कहे कि ठीक है जो आसाम अकॉर्ड में था वो ठीक था। बात समझ गए ना। दूसरा केस देखो, ये समझ में आ गया तुम लोग को। दूसरा केस देखो, अशोक कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब ये क्या है, देखो ये मामला वही रिजर्वेशन का मामला है। देखो जानते हो तुम लोग कि इसमें चैलेंज किया गया है 79th अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि 1999 में लाया गया था, समझा, और इसके वजह से आर्टिकल 334 को अमेंड किया गया। इसमें यह है बच्चे लोग कि आर्टिकल 334 में दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा के लिए SC, ST और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का बात था इसमें, समझ गए ना। और जानते हो कि प्रोविजन को शुरू में जब संविधान में ये चीज़ डाला गया तो 10 साल बढ़ाने का बात था रिजर्वेशन SC ST के लिए, नहीं 10 ईयर्स। अब बढ़ाते बढ़ाते SC ST का तो 80 साल बढ़ा दिया। इस बार देखो 2020 में फिर करके 2030 तक कर दिया गया SC और ST को। एंग्लो इंडियंस को रोक दिया गया, एंग्लो इंडियंस 2020 तक खत्म उसका। SC और ST का रिजर्वेशन 2030 तक कंटिन्यू है। तो क्या ऐसा संभव है कि रिपीटेटिव आप बनाए जाओ, अमेंडमेंट किए जाओ? ये तो फिर वायलेशन होगा। आप रिजर्वेशन एक बार ना करोगे या 2 बार करोगे, अब रिपीटेटिव क्यों? आप तो 8 बार कर दिए इसको। ये पसंद नहीं आया लोग को, देखो इसलिए पिटिशन है। अब देखते हैं इस पर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। देखो प्रोविजन वाज इस इनिशियली, देखो ये जो प्रोविजन था ये 10 साल के लिए था, और उसके बाद देखो बहुत बार अमेंडमेंट किया गया। SC ST कम्युनिटी को 80 साल तक मिल गया और एंग्लो इंडियन को 70 साल तक, क्योंकि 2020 में खत्म हो गया। मतलब ये 2020 में खत्म होने का मतलब 70 साल तक। तो पिटिशनर का मानना ये है कि ये जो इक्वलिटी है आर्टिकल 14 उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 14 क्या है स्टूडेंट? क्या है आर्टिकल?
हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये वायलेट करता है उसको। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको भी वायलेट करता है, समझे। और इस तरह यदि रिपीटेटिव एक्सटेंशन करोगे आप लिमिटेड रिजर्वेशन को, तो बाकी जो लोग हैं जो रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके साथ गलत होगा। तो इस तरह रिजर्वेशन को बढ़ाया नहीं जाता है। और जहाँ तक सवाल है, देखो पार्लियामेंट ने जो रिसेंट टाइम में जो 2019 में 104th अमेंडमेंट एक्ट किया था, ताकि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो तुम्हारा 10 साल और बढ़ सके, 2020 से लेके 2030 तक जा सके। मगर जहाँ तक सवाल है एंग्लो इंडियंस का, तो वो तो खत्म हो गया, 2020 में खत्म हो गया वो। तो एंग्लो इंडियन को नहीं मिलेगा अब लोकसभा में, ना विधानसभा में मिलेगा। तो ये दूसरा मामला हो गया, समझ गए ना। ये भी मामला विलंबित है, पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत मिलेगा हमें सुनने के लिए कि क्या फैसला आता है। तीसरा देखो, ये जो मामला है ये महुआ मित्रा से रिलेटेड है। ये मामला ये है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हुआ क्या, देखो तुम लोग जानते हो आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 क्लॉज 2, वही 194 भी बोल सकते हो, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, इसमें स्पेशल प्रिविलेज मिलता है लोकसभा मेंबर और विधानसभा मेंबर को। यदि कोई भी कुछ भी बोल रहा है मेंबर, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, चाहे किसी को भी उसने वोट किया, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये तुम्हारा अंदर का है, ये इम्यूनिटी है पार्लियामेंट को, इंडिविजुअल एमपीज को या इंडिविजुअल एमएलएस को। सही बात है ना स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। महुआ मित्रा का केस हुआ कि नहीं हुआ, अभी वो भी आएगा अभी न्यूज में। देखो इसमें क्या है, तो देखो 105 फॉर सेंटर, 194 फॉर योर स्टेट। तो देखो इसमें सवाल ये है कि जो आर्टिकल 194 के तहत जो संविधान ने जो इम्यूनिटी दिया है पार्लियामेंट्रियंस को या फिर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मेंबर्स को, तो उसमें बोला गया है कि जो करना है करिए, आप अंदर जो वोट देना है, जिसको देना है, जो बोलना है बोलिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। समझ गए ना, ये लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे, तो इफ वन लुक्स आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ये इम्यूनिटी देता है विधानसभा को, और 105 तुम्हारा उसको देता है, पार्लियामेंट्रियंस को देता है। वो ऊपर में 105 होना चाहिए, उसको ठीक कर लो, ठीक है। ये बात हो गया। अब देखो मामला हुआ क्या, ये सीता सोरेन का मामला क्या हुआ, नीचे आओ। सीता सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेंबर रही है, और इस पे आरोप लगा था कि इसने ब्राइब लिया था, इसने घूस लिया था, पैसा लिया था, ताकि वो वोट कर सके किसी कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए। कब, 2012 में, और दोषी पाया गया। सीबीआई यहाँ पे इंटरवीन की। सबसे बड़ा सवाल है, सुनो बढ़िया से बात को समझना, ये अभी भी चल रहा है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। महुआ मित्रा केस में भी ये सब चीज़ आया था निकल के। जब पार्लियामेंट का, देखो एक तो पार्लियामेंट जुडिशरी है नहीं, तो पार्लियामेंट किसी को सजा देगा ऑन व्हाट बेसिस, उसका तो कोई इन्वेस्टिगेटिव विंग भी नहीं है वैसा जैसे जुडिशरी का रहता है। क्या कोई भी दोषी पाया गया, किसी ने भी यदि मान लो कि वोट के लिए या कुछ बोलने के लिए या सरकार पे प्रेशर देने के लिए यदि कहीं से कोई पैसा लिया, तो क्या एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि सीबीआई और ईडी लगा दे उसके पीछे? तो ये किसी को पता नहीं है अभी तक, बात समझे ना। मगर यहां पे क्या हुआ कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया विधानसभा के मेंबर के अगेंस्ट। तो क्या ऐसा संभव है कि एग्जीक्यूटिव जा सकता है वहां पे डोमेन में, उस डोमेन में? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मत जब पीवी नरसिम्हा राव का केस देखोगे, तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में भी आरोप लगा था कि उन्होंने पैसा दिया था और जिसके फेवर में उनको वोट मिला। तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने पलड़ा झाड़ दिया था कि जो भी अंदर कर रहा है वो अंदर का मामला है, कोर्ट नहीं जाएगा। तो फिर दो तरफा बात हो गया ना। सीता सोरेन, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो सुन आफ्टर क्या हुआ, सीबीआई फाइल किया चार्जशीट। जब 2014 में जब याचिका लगाई मिस्टर मिस सोरेन ने, तो उस समय झारखंड हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि नो, आपको लीगल इम्यूनिटी मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पकड़े नहीं जाओगे, आप पकड़े जाओगे। इसका मतलब झारखंड हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि जो सीबीआई चार्जशीट लगाई वो सही लगाई है आपके अगेंस्ट। तो फिर तो वायलेशन हो गया है बात। जबकि ठीक इसका कॉन्ट्रास्ट देखोगे, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 का जो जजमेंट है, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट्रियन को पूरा एंजॉय है, पूरा इम्यूनिटी एंजॉय कर सकता है, कुछ भी स्पीच दे, कुछ भी वोट दे हाउस में, तो कहीं पे भी उसको वो नहीं हो सकता, कोई भी कोर्ट वहां पे दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दो अलग हो गया ना, विधानसभा के लिए अलग नियम थोड़ी होगा, जो लोकसभा के लिए होगा वो विधानसभा के लिए होगा। तो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है झारखंड हाई कोर्ट का अपना ही फैसला।
और सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला पीवी नरसिम्हा राव केस में कन्फ्लिक्ट कर रहा है नहीं है, और ये और महुआ मित्रा का भी केस आ गया सिमिलर केस, तो ये मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वही अभी जो बेंच बनेगा या जो बात हो रहा है जिस पे, चाहे आर्टिकल 105 का बात हो या आर्टिकल 194 का बात हो, तो इसमें जो इम्यूनिटी मिलता है एमपी को या एमएलए को कि आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो, तो ये क्या सच में ही एब्सोल्यूट है? क्या सीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो सीबीआई है, ईडी क्या रेड नहीं कर सकती, क्या नहीं पकड़ सकती है? तो ये अभी भी बुनियादी सवाल है, इस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उस हिसाब देखें। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसके पास कोई जुडिशियल विंग नहीं है, समझा। और ये देखो सवाल ये है, जैसे महुआ मित्रा को निकाल दिया गया लोकसभा से, तो अब सबसे बड़ी बात है जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया महुआ मित्रा को निकालने के लिए, क्या वो नेचुरल जस्टिस फॉलो किया गया है? तो महुआ मित्रा तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है बोलने के लिए कि सर हमको निकाल दिया गया और हमको सुना भी नहीं गया ठीक से, नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर नहीं फॉलो किया कोर्ट पार्लियामेंट ने, तो फिर कोर्ट को आना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर कोर्ट को पूछना पड़ेगा कि किस बेसिस पे इसको निकाले हैं आप। सवाल ये है, समझ गए ना? चलो हो गया खत्म, ये 3 इशू है, 3 इशू आ गया। हाँ यहाँ पे देखो 440, वाई डज सम इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार लैक बैडली इन वेरियस सोशल इंडिकेटर्स? क्या कारण है कि हम बहुत पीछे रह गए सोशल इंडिकेटर्स में, क्या इसका रीजन है? GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन by the center and states and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। ये 26 नवंबर को आया था। और बिल्कुल सोशल जस्टिस गवर्नेंस ठीक है, सिलेबस इंडियन सोसाइटी में भी उतना ही फिट बैठेगा ये, GS 1 में भी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो बहुत सारे हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, कल ही हम बोल रहे थे बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बात करें, चाहे मेटल मोर्टेलिटी रेट का बात करें, वहाँ जो NGO है, वहाँ जो सिविल सोसाइटी है, बहुत ही एक्टिवली होकर काम किया है, ठीक है। तो देखो बांग्लादेश देखो हमसे आगे निकल गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी, फर्टिलिटी रेट में भी बेटर है। देखो बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना है, मतलब बांग्लादेश कितना आगे निकल गया पाकिस्तान से। सोशल इंडिकेटर्स में बेस्ट है वो लोग, देखो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में हमसे ज़्यादा बेटर है, सैनिटेशन में हमसे बेटर है, स्कूल पार्टिसिपेशन में बेटर है, जेंडर इक्वलिटी में हमसे बेटर है, सोचो। और देखो इंडिया को बनना है विश्व गुरु, हाँ इंडिया उस प्रोसेस में चल रहा है। और छोड़ दो विश्व गुरु तो छोड़ दो, मोदी जी बोले हैं कि 2047 तक जब भारत अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा होगा तो भारत का स्टेटस क्या होना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। तो इस तरह रीजनल वेरिएशन रहेगा तो डेवलप कंट्री तो नहीं बन सकते हम लोग। जब देखो डेवलप कंट्री तब ना बनेंगे जब पूरा राज्य समृद्ध हो जाए। यदि कोई भी राज्य में दिक्कत हो तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे फिर हम लोग, या कैसे हम डेवलप कंट्री बनेंगे? और हमारे बिहार राज्य में, हमारे यूपी राज्य में प्रॉब्लम है, अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है सोशल इंडिकेटर्स पे। तो वही इसमें ऑथर ने बोला है कि देखिए बिना सोशल इंडिकेटर्स ठीक किए हुए आप नहीं बन सकते हो, आपको यहाँ पे काम करना होगा। देखो यहाँ पे तो देखो इसका जो बांग्लादेश में इतना अच्छा चीज़ देख रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो गया, फर्टिलिटी बेटर हो गया, और भी बहुत सारे सोशल इंडिकेटर बेटर हो गए, तो इसका जो श्रेय जाएगा बांग्लादेश का NGOs को जाएगा, बहुत खूबसूरत काम किया है। वहाँ का पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को जाएगा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल वगैरह बनाया है रिसेंट टाइम में, अच्छा काम किया है। हाँ जहाँ तक सवाल है पर कैपिटा इनकम तो भारत के बराबर ही है ये भी, मगर हमारा बिहार देखो, हमारा बिहार राज्य अंडर वेट और स्टंटिंग का देखो अभी भी फेस कर रहा है। देखो कितना ज़्यादा अंडर वेट है हमारा बच्चे लोग, 41%, स्टंटिंग देखो 43%, यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है सब, कुपोषण का शिकार हो गए बच्चे लोग। और देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखोगे जो रिसेंट है, तो पूरा ओवरऑल इंडिया का समझ लो ना उतना बेटर नहीं है, पहले कंपेयर में थोड़ा ठीक है, मगर हमारे राज्य का तो बहुत बुरा स्थिति है। अंडरवेट समझते हो ना, उम्र के हिसाब से तुम्हारा जो हाइट है, हाँ हाँ कम आपका शरीर में कम वेट है। और स्टैंडिंग का मतलब क्या कि उम्र के हिसाब से हाइट कम है, तो उम्र के हिसाब से हाइट कम होना एक तो जेनेटिक होता है, वो दूसरा विषय है। यदि प्रॉपर न्यूट्रिशंस खाना नहीं मिलेगा तो आपका कम हो जाएगा फिर। इसलिए कहा जा रहा था ना कि PDS में दाल वगैरह का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे बिहार राज्य में देखो प्रॉब्लम हो रहा है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट
क्या रीजन है इसके पीछे, बुनियादी रीजन क्या है? तो कास्ट इनइक्वलिटी। देखो कास्ट बर्बाद कर दिया बिहार को पूरी तरीके से, जाति में उलझ के रह गया बिहार। कास्ट इनइक्वलिटी इज कंसिडर्ड द मेन रीजन इन सम स्टेट्स। ये कास्ट जो चीज है, इंडिया देखो कास्ट सिस्टम से कितना दिन से जकड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो मुस्लिम नेबरहुड है, समझ रहे हैं, जो उसमें भी कास्ट वाला चीज आ गया है, वही जो आज हम लोग बात कर रहे थे। कास्ट देखो, कास्ट इनइक्वलिटी की वजह से दूसरा इनइक्वलिटीज भी आता है, चाहे क्लास इनकम हो। अब देखो क्लास इनकम वही मनी को लेके, देखो हम तो जानते ही है जो कास्ट ऊपर है उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसका क्लास भी बेटर है, और जो कास्ट नीचे है उसके पास कम पैसा है, वो और गरीब है। देखो तो कास्ट इनइक्वलिटी की वजह से और भी इनइक्वलिटीज होते हैं, चाहे वो क्लास इनइक्वलिटी हो, इनकम इनइक्वलिटी हो, चाहे जेंडर इनइक्वलिटी हो, समझे ना, रीजन जगह के हिसाब से भी, लैंग्वेज इनइक्वलिटी, हर जगह ही तुमको इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द कास्ट इनइक्वलिटी। तो ये इनइक्वलिटी देखो एक यूनिट दूसरे पे करता है और उसको बढ़ाता है और ज़्यादा। अब मान लो कि छोटा तबका आदमी वो और मेहनत करके आगे उठना चाहेगा तो ऊपर वाला उसको दबा देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द मोस्ट एडवांस वही जो बड़ा कास्ट का, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ठीक है, ये तो वर्णा हो गया, इसका जात देख लो अंदर जाके, जाति व्यवस्था, तो ये लोग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगर जो बॉटम है, जो नीचे जात का आदमी है, वो बेचारा अभी भी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है, उसको ठीक से हेल्थ व्यवस्था नहीं है, उसके बाद ठीक से एजुकेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, समझे ना। तो देखो अब प्रॉब्लम देखो, अब ऐसे तो नहीं चलने वाला है, जब तक सब साथ में मिलकर काम नहीं करेगा इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे कंपेयर किया है कि आखिर बाकी जो राज्य है, हिमालयंस का जो राज्य है, क्या हिमालय में ब्राह्मण लोग नहीं है? वहाँ पे भी ब्राह्मण लोग हैं, अच्छा खासा है, तो वहाँ पे तो कास्ट इनइक्वलिटी उतना नहीं है जितना बिहार राज्य, यूपी राज्य में है। क्या प्रॉब्लम है इसका? तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है कि द हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम इंच फॉरवर्ड सिंस 1950। 1950 के बाद ये सब राज्य बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, मगर हमारे बिहार जो राज्य है वो बहुत पीछे रह गया। देखो ये तीनों राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, या सिक्किम हो, सब बैकवर्ड थे एक समय में 1950 के टाइम में। बात समझे, बहुत कम रोड था। एक तो देखो हिली टेराइन, कहोगे ना, देखो ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस मिला है कि नहीं मिला है? बताओ तो, हिमालयन रीजन को स्पेशल स्टेटस मिला है ना। इसका जितना भी प्रोग्राम होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जानते हो, उसमें भी है ना 90-10 का रहता है रेशियो, सहयोग मिलता है ना अलग से, क्योंकि हिली टेराइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं सकता। तो उसके बावजूद भी ये लोग सोशल इंडिकेटर में बहुत अच्छा काम किए हैं। 1950 के टाइम में इनों का स्थिति खराब ही था, बहुत कम रोड था, बहुत कम हॉस्पिटल था, स्कूल था, बहुत कम इलेक्ट्रिफिकेशन था विलेज सबका, बट उसके बावजूद भी देखो इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत फास्ट है, समझे। और अभी बेस्ट सोशल इंडिकेटर के साथ ये आगे बढ़ गया। जैसे 2011 का सेंसस ही तुम देख लो, हिमाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी बहुत कम था, ये अचानक जंप किया है। हिमाचल प्रदेश 82% लिटरेसी रेट, उत्तराखंड 79%, सिक्किम 81%, जो कि इंडिया का ओवरऑल परसेंटेज कितना है 74 है, उससे कंपेयर में ये राज्य बेटर है। अब देखो हमारा राज्य बिहार 62%, उत्तर प्रदेश 68%, कितना पीछे रह गया। इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उससे भी पीछे है हमारा राज्य, तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट। और दूसरी बात है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और जो महिला जो काम करती है एम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो महिला सशक्तिकरण है, हमेशा मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, महिला लोग लीड कर रही है फ्रंट पे, लीड करती है फ्रंट पे, लीडर होती है। तो ये हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता ये चीज़? यहाँ पे भी जकड़ा हुआ, सोशल इनइक्वलिटी, कास्ट इनइक्वलिटी, ये बढ़ने नहीं देता है, प्रॉब्लम ये है। आगे देखो स्टूडेंट, तो हाउ आर दिस हिल स्टेट्स बिकम डिफरेंट इन कंपैरिजन टू सेवरल अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? कैसे ये अलग हो गया बाकी से? देखो वही मैं इनका ही नाम ले रहा था, सोशोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास, इनके बारे में पढ़ोगे इंडियन सोसाइटी में, बहुत विद्वान आदमी है ये। देखो बच्चे लोग, संस्कृताइजेशन सुने हो शब्द? संस्कृताइजेशन का मतलब है कि ये देखो एक बार में तुम लोग रिलेट कर लोगे। देखो जो बड़े कास्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि छोटा जात भी उसको कॉपी करे तो उसका भी स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल देखो, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, वो दिखाने के लिए कि हम लर्नड हैं। अब वो चीज़ छोटे जात ने भी कॉपी किया, और वो भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। मगर ये हमारे बिहार राज्य में संभव नहीं है, वो करने के बाद भी उसको वो तवज्जो नहीं मिलता है। और जहाँ तक सवाल है हिमालयन रीजन का, तो हिमालयन रीजन में ये जो सोसाइटी है, हमारा इंडियन सोसाइटी का जो ब्राह्मण लोग, जो ऊपर वाला तबका है, वो बहुत बाद में जाकर बसे हैं वहाँ पे, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। और जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश और बिहार का, ये शुरू से चल रहा है, ये पट्टी शुरू से चल रहा है, इसलिए इतना जकड़ा हुआ है कि किसी को अलाउ ही नहीं करता है आगे बढ़ने का। और हिमाचल सब में ऊपर वाला सब एरिया में क्या है कि वो हाल फिलहाल में बसा है ब्राह्मण लोग सब वहाँ पे, तो वो उसमें क्या है कि छोटे जात का भी आदमी जाएगा तो तुरंत इंटरमिंगल होकर वो उठ सकता है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया, देखो यहाँ पे समझो। दिस स्टेट्स गॉट सिग्निफिकेंटली पॉपुलेटेड ऑन ओनली, देखो 19th सेंचुरी के बाद स्टूडेंट, ये सभी राज्य में, चाहे हिमाचल हो, चाहे सिक्किम हो, या कोई भी तुम्हारा हिमालय रीजन हो, तब जाकर लोग बसे हैं यहाँ पे। जो सोशलिस्ट MN श्रीनिवास है, वो कहते हैं कि जो लोअर कास्ट है भारत में, वो हमेशा कोशिश किया अपने आप को संस्कृताइज करने का। संस्कृताइज करने का मतलब क्या, अपर कास्ट को कॉपी करने का। कैसे कॉपी करेगा, उसके रिचुअल्स को कॉपी करेगा तो इसका भी स्टेटस बढ़ जाएगा। अभी भी देख सकते हो बच्चे लोग, मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। देखते हो ना, जनेऊ होता है, तो जनेऊ तो अब नीचे वाला भी जात में हो रहा है, तो अब क्या बोलोगे इसको, तो जनेऊ तो कभी रहा है नहीं उसका कॉन्सेप्ट, जनेऊ तो ऊपर वाला कास्ट रहा है, वो बीच में अडॉप्ट किया गया है, तुम्हारा जनरेशन ने किया है ऊपर में जाके, और कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं स्वयं मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद जनेऊ है, हाँ, तो हमारा कास्ट तो जनेऊ वाला है ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, भले ही हम प्राउड ले ले कि देखो हमारा जनेऊ है, हम ब्राह्मण है, ये प्राउड लेने के लिए किया गया है ताकि ब्राह्मण भी देखे, अच्छा जनेऊ है बाबू, ठीक है, अच्छा। हाँ तो वो था, मैं ब्राह्मण का वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, समझे ना, IPR है वो। अब जो नीचे जात के लिए, अरे बाबू तुमसे ज़्यादा ना जानता है SN श्रीनिवास, हाँ, हम पढ़ाए हैं तुमको, और हम बोले कि किस तरह वो होता है संगठन, किस तरह ये सेरेमनी होता है, ये भी बताए थे, तुम लोग को पता है मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोअर कास्ट ने, कैसे लोअर कास्ट ने अपर कास्ट को कॉपी किया। कॉपी इसलिए किया कि शोषण ना हो उसका, सिंपल बात है, शोषण ना हो। मगर ये इंडिया में जो ये गैंजेटिक प्लेन में, उसके बाद भी शोषण हुआ, उसके बाद उसको उठने नहीं दिया। मगर जो हिमाचल प्रदेश, ये जो वहाँ पे उतना पॉपुलेशन नहीं था, और ब्राह्मणवाद सब जो गया है वो लेट पहुँचा है वहाँ पे, तो इसलिए कोई अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं मिला वहाँ पे। देखो हिमालयन स्टेट्स, देखो यहाँ पे, अच्छा यह पढ़ लो पहले, सोशोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास क्या बोलते हैं। लोअर कास्ट इन इंडिया ऑलवेज ट्राई टू संस्कृताइज देमसेल्फ, एमिंग फॉर अपर कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वुड एनेबल देम टू क्लाइम अप द कास्ट लेडर। समझ गए जो बोले हैं वही चीज़, और कुछ नहीं। हिमालयन स्टेट्स के पास क्या था कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियास का प्रोपोर्शन था, ठीक है ना, अच्छा खासा है वहाँ पे भी, ठीक है ना, और तुम्हारा ये शूद्र का और दलित का प्रोपोर्शन कम है। मैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन आया वो 19th सेंचुरी के बाद आया। लास्ट में देखो, दे फेस लिटिल अपोजिशन, इतना अपोजिशन नहीं फेस किया। अपर कास्ट वे नॉट इंट्रेंच इन द पोर हिली स्टेट्स इन 19th सेंचुरी, क्योंकि 19th सेंचुरी तक अपर कास्ट वाले लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, उसके बाद में माइग्रेशन हुआ, बात समझे ना। इसलिए यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुआ लोअर कास्ट को, उसका लेटर बढ़ गया ऊपर, इसलिए कास्ट इनइक्वलिटी नहीं ज़्यादा है वहाँ पे हिमालय सब में। मैं यहाँ पे दिक्कत क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दिक्कत ये है कि लोअर कास्ट को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है वैल्यूज जितना जिसके लिए उसने संस्कृताइजेशन किया था, सिंपल। हाँ, तो अभी जाओ तुम जनेऊ दिखाओ, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा। हाँ, जबकि मैं अभी थोड़ा सा विवादित टिप्पणी करूँगा। देखो जनेऊ बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। जनेऊ का मतलब है यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल्स। जनेऊ आप धारण किए हैं तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि धागा बना के फोटो खींच के डाल दिए, ये चीज़ के लिए नहीं होता है जनेऊ, ठीक है ना। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ दिया जाता है, उसको नियम फॉलो करना है आपको। अब ब्राह्मण को बाय डिफ़ॉल्ट जनेऊ मिलेगा क्योंकि वो इस कैटेगरी से आता है, और वो जनेऊ का उल्लंघन करेगा, करता ही है बहुत सारे लोग, सब अकेले लोग नहीं करते हैं, अच्छे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। अब देखो छोटा जात वाला आदमी, सो कॉल जिसको छोटा जात कह रहे हो, और जो संस्कृताइज कर रहा है अपने आप को, और वो जनेऊ पहन के वो आपसे बेटर कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है आपसे।
मगर फिर भी उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। और जो अपर कास्ट है वो जनेऊ पहन रहा है मगर उल्लंघन भी रोज ही कर रहा है। क्या काम का? जनेऊ खोल दिए मांस खा रहे हैं, क्या काम का वो चीज़? जनेऊ पहने हो, खोल दिए, मीट खा लिए, फिर जनेऊ पहन लिए, क्या काम का वो फिर जनेऊ? सोचने वाली बात है ना ये तो। और वही लोअर कास्ट जिसका जनरेशन टू जनरेशन खाली मांस खाता था, माँ उसने वो धारण करने के चक्कर में मांस छोड़ दिया, वो ज़्यादा बेटर है, मगर फिर भी उसको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। क्यों? झगड़ा हुआ है कास्ट। अब यहाँ पे देखो ये रियलिटी दिखा दिया गया है स्टूडेंट। हिल कल्चर अपेयर्स टू हैव क्रिएटेड हायर क्वालिटी स्कूल्स। जितने भी हिल एरियाज वहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था भी बहुत तगड़ा रहा है, समझे? तो वहाँ पे जो संस्कृताइजेशन हुआ यानी कि ब्राह्मण कल्चरल मार्केट्स रहा, यानी कि एजुकेशन बहुत तगड़ा गया वहाँ पे। हिस्टोरिकली देखोगे, इतिहास पलटा के देखोगे ना, तो ब्राह्मणसी लोग थे जो बहुत सबसे लिटरेट थे, तभी तो ब्राह्मण का काम है एजुकेशन देना। यू आर लर्नड पर्सन एंड यू कैन गिव द एजुकेशन। यदि आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, सिंपल बात है, आज हम क्या काम कर रहे हैं? ब्राह्मण का ही काम कर रहे हैं। यदि हम अर्ली वैदिक एज में होते तो हम ब्राह्मण होते हैं, समझे ना? कि सोशल मोबिलिटी है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, सिंपल बात है। और अभी बाबू हम पढ़ाएं या हम प्रोफेसर बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, हमारा जो जात है उसी जात में हम रहेंगे। ये देखो, ये प्रॉब्लम है, समझ गए ना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हिल कल्चर का देखो, इसमें हाई क्वालिटी स्कूल्स, मोटिवेटेड टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट टीचर रिलेशन, ये सब की वजह से बहुत ही बेटर आउटकम्स आया है एजुकेशन में, सोशल इंडिकेटर्स में। हमारा राज्य पीछे कैसे चला गया? हमारा राज्य में क्या प्रॉब्लम है? बिहार में देखो, ज़्यादातर जो टीचर है वो अपर कास्ट से आते हैं, स्टडीज़ कहता है ऐसा, समझे? लो कास्ट चिल्ड्रन वाले भी बच्चे लोग आते हैं। अब लो कास्ट वाले जो लोग आते हैं बच्चे लोग सब, उसके फैमिली मेम्बर जो है, पेरेंट्स है, वो इलिटरेट है, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, घर में बुक्स कम है, समझे ना? कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं आ सकता है, प्री स्कूल लर्निंग नहीं हुआ है, और ऐसा बच्चा लोग पढ़ रहा है, और टीचर ब्राह्मण है, टीचर अपर कास्ट से आता है। तो उस समय जो एक तो जानते हो वीडियो भी लीक होता है, जानते हो ना? एक यूपी का वीडियो जो लीक हुआ था, दलित बच्चे को जो मारा था, कि इसके वजह से कितना बड़ा वो, जानते हो ना कितना बड़ा, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। टीचर को लगता है कि चलो ठीक है, जो आदमी है उस पर फोकस करते हैं, जो पढ़ा लिखा। और ऐसे भी देखो, जो लर्नड पर्सन के घर से जो आएगा तो वो तो समझदारी आएगा। जो बेचारा इलिटरेट पर्सन घर से आ रहा है, जिसका पेरेंट्स लो कास्ट से आते हैं, जिसको उतना संसाधन नहीं है, तो ये टीचर का जिम्मेदारी है कि उसको भी रख के उसको भी और ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया जाए। ऐसा नहीं है, एक तो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे आप वहाँ पे, और जो अच्छे अच्छे घर से आते हैं उसको आप फेवर कर दोगे। अरे कभी भी स्कूल संस्था में, समझे, कोचिंग संस्था में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट को लेकर। मत देखो, डार्क रियलिटी है ये चीज़। टीचर्स फाइंड इट मच ईजियर टू फोकस ऑन द रीच, सोचो यहाँ पे, मोस्ट इजिली टीचेबल चिल्ड्रन, जिसको आप अच्छे से टीच कर सकते हो, और बाकी को नेग्लेक्ट कर देता है, स्पेशली इफ द रेस्ट डू नॉट मैटर सोशली। यदि सोशली मैटर नहीं कर रहा है, लोअर कास्ट है, छोड़ो नहीं यार, तुम लोग ऐसा ही है, छोड़ दो, हटाओ। तो कई बार टीचर ऐसे भी कर देते हैं, वेरी बैड, समझ गए ना? ये सब हमारा प्रॉब्लम है। तो इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है। जब भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो जो सिस्टम है, इसमें इतना कुछ नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, बैरियर के रूप में आ रहा है, जो प्रमोट नहीं होने दे रहा सोशल इंडिकेटर्स को। बात समझे ना? तभी जाके हम 2047 तक हम विश्व गुरु या फिर हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो वही बात कहा गया, स्टूडेंट देख लो कि अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, समझे, एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब देखो ना कोटा, अब देखो कोटा में भी कितना प्रॉब्लम्स है। कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, नहीं कहोगे रिजर्वेशन अच्छा है, बाबू रिजर्वेशन में भी दिक्कत है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का बात है। आज जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसको उसी को मिल रहा है। अब तुम बात करता है शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का, तो बताओ शेड्यूल कास्ट में कितने लोग को फायदा हुआ है? अभी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट है जो नीचे तबका में ही है, उसको मिल ही नहीं पाता है, ऊपर वाला ही उठा लेता है उस चीज़ को, उसका क्या? ओबीसी में भी देखो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो जब तक इस मैटर को हम नहीं सुलझाएंगे तब तक बिहार, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि बिहार राज्य पीछे रह गया तो भारत एज अ होल वो भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको सबको साथ के चलना पड़ेगा, सबको लेके चलना होगा। ठीक है, दिस आर द प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट 441। रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर स्टिल ए फार क्राई।
देखो जो रियल एस्टिमेट होना चाहिए कि इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, अभी भी हो नहीं पा रहा है। यदि हो नहीं पा रहा है तो सरकार का जो भी प्रोग्राम और पॉलिसी होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, चाहे मार्केट में किस तरह इंटरवीन करना है, तो वो सही टाइम पे नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि फसल का ठीक से समझ होना, एस्टिमेट होना। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraint e-technology in the aid of farmers। ये 27 सितंबर को आया था, पुराना एडिटोरियल से। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कमेंटेड अबाउट द पुअर एग्रीकल्चर डेटा। देखो खुद सरकार, बच्चे लोग, खुद सरकार आके ये बोल रही है कि डेटा सही नहीं है, तो सवाल तो सरकार पे ही उठता है कि आपका एजेंसी लोग ठीक से कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्रीएज। एक्रीएज मतलब क्रॉप अंडर कल्टीवेशन। अब तुम कभी भी स्टूडेंट एक्रीएज को देख के तुम कभी भी निर्णय नहीं ले सकते हो कितना तुम्हारा प्रोडक्शन होगा। उसके लिए आपको रियल असेसमेंट करना होगा, वही कटिंग क्रॉप एक्सपेरिमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में था ना कि कट करके देखेंगे और देखेंगे, उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे। आप एक्रीएज से कभी पता नहीं कर सकते। जैसे एक्रीएज देखो, जैसे कि हम गए देखने के लिए खेत को, खेत में पूरा फसल लगा हुआ है और देख रहे कि इतना बड़ा लेंथ है, ब्रेथ है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो सकता है। क्या भरोसा कुछ आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं होगा। खाली आप उसमें सीड लगा दिए हो और आप कल्पना कर रहे हो कि जब हार्वेस्टिंग होगा तो इतना आएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जाके आपको एक एरिया में, और एरिया भी एवरेज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जिस एरिया में बेस्ट निकलता है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। ऐसा लो, अलग अलग एरिया को कैलकुलेट करो। बात समझ में आ रहा है ना? अलग अलग एरिया, जो पोर वाला एरिया भी, अच्छा वाला एरिया भी, एवरेज वाला एरिया भी, उस हिसाब से एस्टिमेट करो तो वो बेटर रिजल्ट देगा, बेटर एस्टिमेशन देगा आपको। देखो फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रियल टाइम असेसमेंट होना चाहिए क्रॉप्स का, समझे ना? लास्ट मिनट में दिक्कत हो जाता है। हाँ, अब देखो, तुम खुद देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था लगभग 113 मिलियन टन व्हीट होगा, जबकि मार्केट के हिसाब से देखोगे 10 मिलियन टन कम हुआ। समझ गए ना? मार्केट में मात्र 103 मिलियन टन ही पहुंच पाया, तो ये 10 मिलियन टन का गैप कैसे आया? और दूसरी बात है कि यदि हमारे कंट्री में व्हीट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है तो महंगा क्यों हुआ व्हीट, नंबर 1। और बाहर क्यों नहीं बेच रहे हैं हम? सवाल तो ये भी उठता है सरकार पे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो फार्म आउटपुट डेटा एक बहुत बड़ा समस्या है, हैव रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। यदि ठीक से आपके पास पॉलिसी नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ना मतलब दुनिया पे इम्पैक्ट करना। ऐसे भी इंडिया देखो कितना बढ़िया उभरा है अभी, नहीं? बहुत सारा सामान हम बेच रहे हैं तो एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे देखो हमारा चावल देखो, अचानक हमने कहा कि नॉन बासमती चावल हम बंद कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड पे पड़ेगा। ऐसे भी इंडिया देखो 30 से लेकर 35% का बास्केट है इंडिया का। तो जब से यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया ने कंपनसेट करने का प्रयास किया है उसमें भी। तो देखो इसमें भी देखो यही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था राइस और व्हीट के लिए 2022 और 23 के दोनों में ही दिखाया गया था कि हम प्रोडक्शन राइस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैं येट बैरियर से, जब आपका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, चलो खुशी का बात है, सरकार ने कहा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो फिर बैरियर क्यों लगा रहे हो? क्यों आप बोलोगे आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं करोगे? आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या और फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि और बाहर एक्सपोर्ट करो और किसान को कमाई होगा, ये ना होना चाहिए जी। तो एक्सपोर्ट बैन क्यों कर रहे हो? एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो? ये भी सवाल है। तो इसका मतलब बात यही ना होना चाहिए जी कि आपका पास प्रोडक्शन कम हुआ ताकि कंट्री के डोमेस्टिक नीड्स कम ना हो इसलिए आपने बैन कर दिया। बात ये होना चाहिए जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो बाहर क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? सवाल ये है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो आंकड़ा है वो गलत है। समझ गए स्टूडेंट? देखो वही बोला कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया। आप देखो नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा। देखो फार्मर जो बाहर बेच के कमा सकता था, जो उसको पैसा मिलता, वो तो ख़त्म हो गया। तो ये कंट्री का जो रिपुटेशन है कि यस भारत बहुत व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है, भारत राइस प्रोड्यूस कर सकता है, भारत एक बहुत बड़ा बास्केट है फूड का, ये रिपुटेशन खत्म हो जाएगा इंडिया का। समझे? और टाइम लगता है बाबू, फूड सप्लायर बनने में टाइम लगता है। इतना आसान नहीं होता है कि बाहर गया बेच दिया हो गया। उसके लिए
क्रिएट करना पड़ता है, माहौल कंडीशन बनाना पड़ता है, और अचानक तुम रोक दोगे तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। देखो यहाँ पे समझो, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक्यूरेट एस्टिमेट्स आर सम आउट रीजनेबल, हाउएवर आउटपुट प्रोजेक्शन आर नॉट। बोला है देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखो यहाँ पे देखो डिजिटल क्रॉप सर्वे किया 12 स्टेट में पायलट बेसिस पे, एकदम बहुत अच्छे से, बट द सर्वे इज फोकस्ड ऑन मेजरिंग एक्यूरेज रेदर देन इल्ड। मैं ये 12 स्टेट्स में जो भी सर्वे किया गया वो एक्यूरेज पे किया गया, इल्ड पे नहीं किया गया। एक्यूरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, समझ रहे हो ना? वो आपको नहीं देगा, वो आपको रियल एस्टिमेट नहीं करेगा। वो बात समझो, तुम ऐसे देख दिया कि इतना एरिया है, इसके राइस यहाँ पे इतना उग रहा है, व्हीट यहाँ पे इतना हो रहा है, इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि इतना प्रोडक्शन होगा। और जो भी हुआ है 12 स्टेट में वो एक्यूरेज बेस्ड सर्वे हुआ है, एस्टिमेट नहीं हुआ, यानी कि इल्ड रिलेटेड नहीं हुआ। इल्ड का मतलब क्या है? कितना आ रहा है। और इल्ड कब होगा? जब हार्वेस्टिंग हुआ तब होगा। ये प्रॉब्लम है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने राइटली बोला है कि एक्यूरेज एस्टिमेट आर इन प्लेस, इल्ड एंड देयरफॉर आउट प्रोजेक्शन आर नॉट। तो वो इसमें वही बोला कि मिसमैच हो गया दोनों के बीच में। अब मिसमैच हो गया तो पॉलिसी में बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा आपका। द लैक ऑफ एक्यूरेट प्रोजेक्शन ऑन आउटपुट इम्पैक्ट नॉट जस्ट इम्पोर्ट डिसीजन एंड फॉर्मिंग प्राइजेस बट ऑल्सो इंश्योरेंस प्रीमियम एंड पे आउट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस का बात है। यदि आप रियल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर उधर पेंशन में दिक्कत हो जाएगा, इंश्योरेंस में दिक्कत हो जाएगा। आरबीआई के लिए भी प्रॉब्लम है, रियल एस्टिमेट है तो आरबीआई कैसे फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा? क्या कि जानते हो हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरी तरीके से बेस्ड है आपका फ्यूल प्राइजेस पे, फूड प्राइजेस पे। तो फिर तो एक सही ठीक से एस्टिमेट नहीं होगा फूड प्रोडक्शन तो इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक पड़ सकता है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी में भी पड़ सकता है। समझ रहे हो ना? देखो यही लिखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाँ हैज टेकन द लीड इन देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने अच्छे से ICAR और इसरो का कोलैबोरेशन से जो बना था हमारा टेक्नोलॉजी यस टेक बहुत अच्छे से, ये तरीका है स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि क्रॉप को एस्टिमेट किया जा रहा था। तो ये अभी तक ठीक से लागू क्यों नहीं किया? बात समझे ना? अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑफिशियल्स, टेक बेस्ड यील्ड एस्टिमेट्स विल कवर ऑल इंश्योरेंस क्लस्टर। जितने भी आने वाले समय में 3-4 साल में ये जो यस टेक है ये और भी फसल को देखेगा, एस्टिमेट करेगा, और ये बेटर है, समझे? ये ज़्यादा बेटर है, इससे आपको अनुमान बहुत सही लगेगा कि इतना इतना होगा। और इसके लिए देखो इसरो भी पार्टनरशिप में है। बात समझ गए ना? तो एक्यूरेज ओरिएंटेड डिजिटल क्रॉप सर्वे इज अ पैरेलल इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट अपीयर्स दैट अ प्लान इज टू एक्सपेंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मॉडल टू एस्टिमेट आउटपुट। तो इसलिए अब क्या बोला जाए कि देखो एक्यूरेज वाला तो प्रॉब्लम हो गया जो मिनिस्ट्री ऑफ इसके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है। तो कोशिश ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो आपका जो मॉडल है यस टेक का, वो चीज़ यहाँ पे लागू किया जाए और तब जाके रियल एस्टिमेट पता चलेगा। और रियल एस्टिमेट पता चलेगा तभी आपका जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कंसिस्टेंट हो पाएगा। समझ गए ना? देखो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में देखो मल्टीपल एजेंसी काम करते हैं, सब साइलोज में काम कर रहे हैं, बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स वो इल देखता है जब तुम्हारा स्टेट से इनपुट आता है, हर स्टेट उसको इनपुट भेजता है, देखिए इतना इतना जमीन है, इतना इतना हुआ है, तब ये कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद देखो फिर जाएगा तुम्हारा मोनोनॉमिस नेशनल फोरकास्ट सेंटर, फिर वो सैटेलाइट से रिलेटेड तुम्हारा लेगा वही जो कि इसरो और आईकार का है, फिर वहाँ पे इनपुट देगा वहाँ पे। फिर जाएगा फिर कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर गाइड करेगा तुम्हारा मिनिस्ट्री को टेक्निकल मैटर्स में। यानी कि बहुत सारा एजेंसी इन्वॉल्व है, और कहीं पे भी त्रुटि आया, कहीं पे भी एरर आया, एस्टिमेट गलत हो जाएगा। तो देखो हालांकि इसमें मल्टीपल एजेंसी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट सब साइलोज में काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है सबको साथ में इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ेगा और थोड़ा तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो ना कि तेजी से काम नहीं करोगे तब तक फिर दूसरा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, देखो इसलिए लाया गया था ना रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट छोड़े कि नहीं छोड़े हम लोग, इसलिए रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या, बिना टच किए हुए हम पता कर लें, दैट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। तो जो एप्लीकेशन होना चाहिए रिमोट सेंसिंग का क्रॉप एस्टिमेट करने में, उसका भी यूज़ देखोगे तो बहुत कम हुआ है ओवर द डिकेड। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टेट्स को बहुत अच्छे से ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये जो यस टेक जो तरीका है
टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है उसको ठीक से अपनाना चाहिए। कर्नाटका देखो, कर्नाटका ने बहुत अच्छे से डिजिटाइजेशन करने का प्रयास किया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कैन बिकम मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल विद द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, यस टेक टेक्नोलॉजी। ये जिस हिसाब से काम करना चाहिए उतना अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लुक एट अदर डायनामिक्स, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट, समझे ना। क्रॉप आउटपुट एस्टिमेशन ये बहुत ज़रूरी है, ये आप ठीक कर पाओगे तभी आप सप्लाई डिमांड का जो चेन सिस्टम है उसको आप जस्टिस कर पाओगे। नहीं तो आप एस्टिमेट कुछ और दे रहे हो, मार्केट का एस्टिमेट कुछ और है, तो फिर आपका जो पॉलिसी होगा उसमें गड़बड़ी आ जाएगा। नंबर 1 बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। और दूसरी बात है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, देख रहे हो ना, आदमी का जो खाने का जो तौर तरीका बदल गया ना। अभी भी हम 2011-12 का सर्वे निकाल के चलते हैं, अभी देखो 2022 हो रहा है, 2022, 23, 24 कितना आगे निकल गए हम लोग। तो अभी जो लोगों का जो खाने का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है, तो वो भी सर्वे होना चाहिए और देखना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो आर्बिट्री स्टॉक लिमिट्स फिक्स कर देते हैं बीच में कि इतना इतना धान ही आप खरीद सकते हैं, इतना इतना चावल ही खरीद सकते हैं, तो इसलिए कॉर्पोरेट लोग आगे नहीं आता है। यदि तुम फ्लेक्सिबिलिटी दे दो तो कॉर्पोरेट आके तुम्हारा बहुत बढ़िया से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम करेगा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाएगा, अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम बनाएगा, ताकि किसान का और भला हो। मत तुम्हारा जो पॉलिसी है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, तुम कभी भी रोक दोगे। यदि तुम रोक दोगे और बोलोगे कि फला कॉर्पोरेट्स को इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, तो क्यों आएगा कॉर्पोरेट बनाने के लिए, जरा बताना हमको। तो इसलिए पॉलिसी फार्म जो आपका जो है फार्म से रिलेटेड जो भी पॉलिसी प्रोग्राम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कैसे कंसिस्टेंट होगा? सही एस्टिमेट करके। कैसे सही एस्टिमेट होगा? टेक्नोलॉजी को ठीक से इंटरवेन करके। कैसे टेक्नोलॉजी ठीक से इंटरवेन होगा बताओ? हाँ, पॉलिसी तो बनेगा ना उससे। क्या बोले? हाँ, प्राइवेट प्लेयर लाना, या फिर जो ये तुम्हारा जो यस टेक है उसको ठीक लेवल पर मशीन लर्निंग को यूज़ करना बढ़िया से, ट्रू सेंस में, जैसे कर्नाटका कोशिश कर रहा है। दैट्स इट।